Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My previous lecture is about Ellie cell phenomenon and this lecture is about demonstration of Ellie cell. We are going to see about the demonstration of Ellie cell, like how we diagnose Ellie cell in different ways. We will see in this video. ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उसको कैसे उसका डायग्नोस कैसे करेंगे, एली सेल का कैसे डेमोन्स्ट्रेशन है उसका। और पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट माय द एली सेल फिनोमिनन। मैंने आपको एली सेल फिनोमिनन के बारे में बताया था। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एली सेल। मैं आपको एली सेल का डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे एली सेल का, यानी एली सेल को डायग्नोस कैसे करेंगे। एली सेल क्या मैंने बताया आपको, एली सेल क्या होता है, क्यों डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले टू डायग्नोस एली, इसका पर्पस क्या है, डायग्नोस एसएलई सेल यानी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसस को हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा सेल का, एली सेल का, एली सेल इज अ फैगोसाइटिक सेल। एली सेल क्या होता है, एक फैगोसाइटिक सेल होता है, यानी ऐसा सेल होता है जो कि फैगोसाइटाइज्ड हो गया है, यानी कि वो इनगल्फ हो चुका है दूसरे सेल के द्वारा। सेल विद द इनगल्फ homogeneous swollen cell. Ellie cell is a phagocytic cell with the engulfed homogeneous swollen nucleus. यानी ऐसा सेल जो इनगल्फ हो चुका है उसी के जैसे, उसी के भाई बंधु के द्वारा, यानी उसी के जैसे सेम होमोजीनियस सेल के द्वारा स्वॉलो यानी स्वॉलो कर लिया है उसके न्यूक्लियस को। एली सेल ऐसा सेल होता है जो कि एक होमोजीनियस यानी उसी के जैसे सेल के द्वारा स्वॉलो हो चुका है उसके न्यूक्लियस के अंदर, या है ना, उसके सेल के अंदर क्या हो चुका है, उसका न्यूक्लियस यानी एली सेल का न्यूक्लियस स्वॉलो हो चुका है, उसको बोलते हैं। इसका डेफिनेशन अब हम देखेंगे, इसका प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम सैंपल कितना लेते हैं, इसका सैंपल लिए हमने, सबसे पहले लेते हैं सैंपल कितना लेंगे, 5 ml कितना लेंगे हम, 5 ml लेंगे वीनस ब्लड यानी वीनस यानी वेन से क्या लेंगे, ब्लड लेंगे 5 ml। या डिजायर्ड आपको, जैसे कि आपकी हर लेबोरेटरी में अलग अलग तरीके से इसको सेल का प्रोसीजर रहता है टेस्ट करने का। कोई इसको 1 ml में कर लेता है, कोई इसको 3 ml में कर लेता है, कोई इसको 5 ml में करता है। पर हम इसको 5 ml इसलिए लेते हैं कि कई बार क्या होता है, ज़्यादा सैंपल इसलिए लेना चाहिए, ज़्यादा सैंपल लेने से आप हीमोग्लोबिन नहीं कम कर देते हैं पेशेंट का, 2 से 3 से 5 से ml में उसका हीमोग्लोबिन नहीं कम हो जाएगा। पर क्या होता है, कभी कभी मिस्टेकली क्या होता है, स्पिलेज हो जाता है। ब्लड हमने कलेक्ट किए और मिस्टेकली स्पिलेज हो गया, और जैसे कि अगर 1 ml आपने सैंपल लिया है और वो धोखे से आपका स्पिलेज हो गया, और थोड़ा आपका ज़्यादा सैंपल होने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा स्पिलेज होकर थोड़ा सैंपल रह जाता है आपके पास, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, आपको दोबारा पेशेंट को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कलेक्शन के लिए। पहले क्या होता था, जब मैंने स्टार्टिंग किया था टेस्ट करने के समय क्या होता था कि पेशेंट आते थे तो मेरे जो सर थे वो बोलते थे, अभिषेक ज़्यादा सैंपल लिया करो। तो मुझे क्या लगता था कि मैं इनका हीमोग्लोबिन क्यों वेस्ट करूं, मैं क्यों ज़्यादा सैंपल लूं, जब इतने ही अमाउंट में जब टेस्ट हो जा रहा है मैं ज़्यादा सैंपल क्यों लूं। तो सर मुझे हमेशा बोलते थे। तो मेरे साथ क्या हुआ, एक बार धोखे से मतलब वाइल्स रखी हुई थी ब्लड की, वाइल्स रखे होने की वजह से क्या हो गया था, धोखे से हाथ लग गया था। तो जो सैंपल था वो खुला था, उसको मैं टेस्ट करने ही जा रहा था और वो मेरे हाथ में क्या था, मैंने सैनिटाइजर लगाया था, उसके वजह से क्या हुआ, जो सैंपल था मेरे हाथ से फिसल गया, फिसलने से वो गिर गया। तो उसमें मैंने 1 ml ही सैंपल लिया था और वो वेस्ट हो गया। वेस्ट होने की वजह से फिर मेरे दिमाग में आया कि सर इसलिए बोलते थे मुझे कि अगर धोखे से स्पिलेज हो गया तो पूरा सैंपल बाहर नहीं, मतलब 1 ml है तो वो तो पूरा ही गिर जाएगा, पर 5 ml अगर ज़्यादा सैंपल लूँगा मैं तो क्या होगा, थोड़ा तो उसमें बच जाएगा वाइल में, उसकी वजह से क्या होगा, मुझे दोबारा सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है कि हर लेबोरेटरी में डिजायर्ड सैंपल लेते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि स्पिलेज ना हो जाए, आपको स्पिलेज नहीं करना है, पर धोखे से हो जाता है, ये मिस्टेकली होता है, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, 5 to 10 ml सैंपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 ml सैंपल लिया, ठीक है। 5 ml सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब सैंपल को क्या करेंगे, जैसे कि आपने ब्लड ले लिया, ब्लड लेने के बाद क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, ट्रॉमेटाइज ब्लड बाय ग्लास रॉड बीड्स। ट्रॉमेटाइज करना मीन्स क्रिएट अ सिचुएशन
क्रिएट अ डिस्ट्रेसिंग या डिस्कम्फर्टिंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना टू डैमेज द पर्टिकुलर सेल एंड सेल टाइप, या सेल के जैसी चीज को या सेल को डैमेज करना या इंजरी करने वाली चीज को क्या बोलेंगे, ट्रॉमा, यानी ट्रॉमेटाइज करना, यानी ऐसा वातावरण क्रिएट करना, क्रिएट बाय क्रिएटिंग अ एनवायरनमेंट टू गिव डिस्कम्फर्ट या डिस्ट्रेसिंग, डिस्कम्फर्ट या डिस्ट्रेस करना किसी चीज को, ऐसा वातावरण क्रिएट करके जिसके कारण क्या हो, सेल डैमेज हो जाए, ठीक है, कोई एक्सीडेंट कराना यानी ट्रॉमा कराना, ऐसा वातावरण क्रिएट होना जिसके कारण क्या हो, ट्रॉमा हो जाए यानी एक्सीडेंट हो जाए यानी इंजरी हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रॉमा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं हम, ट्रॉमेटाइज करते हैं। ट्रॉमेटाइज क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो जो एंटीजन होते हैं बॉडी में, ठीक है, जो मैंने बताया आपको, जो एंटीजन सॉरी जो एंटीबॉडी होती है बॉडी अपनी, जो आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, जैसे कि IgA, IgG, IgM, ये जो पहले से जो प्रोड्यूस है आप मतलब जो मौजूद है आपकी बॉडी में, तो क्या आपकी बॉडी में अगर एली सेल नहीं बना है तो एली सेल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, ट्रॉमेटाइज करते हैं आपके ब्लड को। ब्लड को ट्रॉमेटाइज करने से क्या होता है, जो ऑटो इम्यून डिसीज अगर आपके बॉडी में है तो क्या होगा, जो आपकी जो बॉडी जो एंटीबॉडी जो होती है आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या करेगी, जो ल्यूकोसाइट है उसको क्या करेगी, न्यूट्रोफिल को क्या करेगी, फेगोसाइट करेगी। जो न्यूट्रोफिल है वो रप्चर हो जाएगा। ट्रॉमेटाइज करने से क्या होता है, ग्लास बीड्स की वजह से, ग्लास बीड्स क्या होते हैं, ग्लास के बारीक बारीक बीड्स यानी मोती जैसे रहते हैं, बारीक बारीक 1 mm 2 mm 3 mm के बीड्स रहते हैं। इसको क्या लेंगे हम, ब्लड, एक वाइल लिए, एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में है 5 ml ब्लड, 5 ml ब्लड में क्या करेंगे हम 4 से 5 बीड्स डालेंगे, ग्लास बीड्स डालेंगे, यानी कांच की जो बीड्स रहती है वो बीड्स डालेंगे। बीड्स डालने के बाद इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज कितने आरपीएम पे करेंगे, 50 आरपीएम पे इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। कितने आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम इसको, 50 आरपीएम पे, 50 आरपीएम पे क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। 50 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे, कितनी देर के लिए, 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के लिए क्या करेंगे, 50 आरपीएम पे इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। 50 आरपीएम बहुत कम आरपीएम पे करेंगे क्योंकि हमको उसको सिर्फ ट्रॉमेटाइज की सिचुएशन क्रिएट करना है, पूरे ब्लड को हमको हीमोलाइज्ड नहीं करना है ना, हीमोलाइज नहीं करना है, ना ही उसका सीरम, हमको अभी इस समय हमको सीरम सेपरेट नहीं करना है, ठीक है, हमको सिर्फ ट्रॉमा क्रिएट करना है, यानी ऐसा डिस्कम्फर्टिंग वातावरण क्रिएट करना है एनवायरनमेंट ब्लड के लिए, उसके ल्यूकोसाइट के लिए, ठीक है। ल्यूकोसाइट में क्या होगा, जब ऐसा ट्रॉमा क्रिएट होगा, ल्यूकोसाइट में इंजरी होगी, इंजरी होने की वजह से क्या होगा, इंजरी होने से क्या होगा, इंजरी होने जैसे कि ये है न्यूट्रोफिल में ये है लोब्स, न्यूट्रोफिल में ये है लोब्स, ठीक है, इसमें हमने ट्रॉमा क्रिएट करा, इंजरी करी, इंजरी करने से क्या होगा, इसकी सेल जो वॉल है वो इसमें इंजरी हो गई। इंजरी होने से क्या होगा, इसका जो क्रोमेटिन है, जो मैंने आपको क्या बताया एलिसॉल फिनोमेनन में क्या बताया, जो क्रोमेटिन है एंटीबॉडीज के द्वारा क्या होता है, क्रोमेटिन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिपोलराइज हो जाता है। तो हम क्या करें, वो हम एक आर्टिफिशियल हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं एली सेल को ढूंढ पता लगाने के लिए। तो क्या करेंगे हम, जो एंटीजन मौजूद है, जो ऑटो इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, जो खुद अपने ही शरीर से लड़ रहा है, वो जो एंटीबॉडी मौजूद है, वो एंटीबॉडी से क्या होगी, वो जो एंटीबॉडी है आपकी बॉडी में काम भी आती है, पर ऑटो इम्यून डिसीज होने की वजह से क्या होता है, वही इम्यूनिटी आपके बॉडी के खिलाफ लड़ने लग जाती है। तो क्या होगा, जो IgA, IgG और IgM ये जो इम्यूनिटी रहेगी, ये क्या करेगी, ये जो हमने ट्रॉमा क्रिएट करा है, यानी सेल को डिस्ट्रॉय किया है, न्यूट्रोफिल को, ल्यूकोसाइट को, ये क्या करेगा, आके इसको इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ करने से क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल जो पहले से मौजूद है, जैसे ये न्यूट्रोफिल है, इनगल्फ करने से क्या होगा, न्यूट्रोफिल ये जब 3 लोब्स तो मौजूद ही है, जो हेल्दी जो न्यूट्रोफिल है, जो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर जो न्यूट्रोफिल है, यानी सेल है, जो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल भी बोलते हैं न्यूट्रोफिल को, वो क्या करेगा, इसको आके इनगल्फ कर लेगा। हमने ट्रॉमा क्रिएट किया है, ठीक है। एलिसॉल फिनोमेनन में क्या होता है, जो बॉडी के जो सेल रहते हैं
वो बॉडी के अंदर ही जो आपकी इम्यूनिटी है ये सेल बनाती है, पर हमको उसको बाहर देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऐसा ट्रॉमा क्रिएट किया, ये ट्रॉमा हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने से क्या होगा, ये जो है इसके अंदर आ गया। अब ये जब इसके अंदर आ गया, जो इसका न्यूक्लियस है, जो क्रोमेटिन, जो डिस्ट्रॉयड क्रोमेटिन को क्या करेगा, न्यूट्रोफिल ने जब इनगल्फ कर लिया तो हमने ये ट्रॉमा क्रिएट किया। ठीक है, हमने ट्रॉमा क्रिएट किया। ट्रॉमा क्रिएट करने के बाद क्या होगा, ट्रॉमा क्रिएट करने के बाद क्या होगा, ये चीज तो हमने क्रिएट कर दी। आगे समझ में अच्छे से, हमने क्या किया, ट्रॉमा क्रिएट किया है, ब्लड में हमने ऐसा वातावरण क्रिएट किया है जिसके कारण जो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट क्या होगी, टूट जाएगी, उसका क्रोमेटिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है, जो एंटीबॉडी जो मौजूद है आपकी बॉडी के अंदर, जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कर रही है, यानी आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके ही खिलाफ लड़ रही है, वो इम्यूनिटी क्या करेगी, पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल क्या करेंगे, आकर उसको इनगल्फ कर लेंगे। जो क्रोमेटिन है जो हमने डिस्ट्रॉय किया है उसको इनगल्फ करके एक एली सेल बनाएगा। एली सेल क्या होता है, वो सेल जो होमोजीनियस दिखे, यानी एक जैसा दिखने वाला, जो क्रोमेटिन जो दूसरे सेल को क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। यानी न्यूट्रोफिल जो डिस्ट्रॉयड क्रोमेटिन को इनगल्फ करके अपनी सेल बॉडी में ला लेता है, उसी को एली सेल बोलते हैं। तो हम वो फिनोमिनन बनाते हैं ट्रोमेटाइज करके। ठीक है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी के कारण ही क्या होता है, जो खुद की बॉडी को खाने लग जाती है। ठीक है, और अगर ये इसमें नहीं हुआ, अगर ये पिक्चर नहीं बनी जो मैंने डायग्राम बनाया था, तो मतलब आपकी इसमें बॉडी में वो नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके बाद हम ट्रोमेटाइज करने के बाद क्या करेंगे, प्रिपेयर स्मीयर बाय बफी कोट। बफी कोट क्या होता है, फिर क्या करेंगे, ट्रोमेटाइज करने के बाद हम सैंपल को क्या करेंगे, विंट्रोप्स ट्यूब में। विंट्रोप्स ट्यूब क्या होती है, वो ट्यूब जिसमें क्या लगाते हैं, ESR लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ESR। तो विंट्रोप्स ट्यूब के अंदर विंट्रोप्स ट्यूब के अंदर क्या लगाते हैं हम, ESR लगाते हैं, यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट लगाते हैं। वही प्रोसीजर को हम क्या करेंगे, अब वही जो एरिथ्रोसाइट का ESR लगाने की जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस हम लगाएंगे विंट्रोप्स ट्यूब में, जो कि हमने ट्रोमेटाइज किया है ब्लड को। तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज जब हम इसको करते हैं 3000 RPM पे, इसको क्या करेंगे हम, विंट्रोप्स ट्यूब को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। कितने RPM पे करेंगे, 3000 RPM पे क्या करेंगे, हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स है वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगी, है ना। विंट्रोप्स ट्यूब में क्या होता है, ESR में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल सेडिमेंटेशन रेट देखते हैं, यानी रेड ब्लड सेल कितनी ज्यादा सेडिमेंट हुई है वो रेट देखते हैं। तो ये क्या, रेड ब्लड सेल सेडिमेंट हो गई, ऊपर रह गया प्लाज्मा, और ये इधर बीच में प्लाज्मा, यानी रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा के बीच में, यानी मिडिल में, जस्ट रेड ब्लड सेल के ऊपर एक लेयर रहती है जिसको बोलते हैं बफी कोट। तो ये प्लाज्मा को हम कर देंगे डिस्कार्ड, और बफी कोट, जो बफी कोट है, बफी कोट को क्या करेंगे हम, निकालने के बाद स्लाइड को क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, उसका स्मीयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्मीयर बनाएंगे बाय बफी कोट। ये क्या है, बफी कोट है। हमने क्या किया, ट्रॉमा क्रिएट किया। ट्रॉमा क्रिएट करने के बाद हमने उस ब्लड सैंपल को डाला, हमने किसमें डाला, जो बीड्स है ना, ग्लास बीड्स, उसको रिमूव करके हम क्या डालेंगे, ESR विंट्रोप्स ट्यूब में डालेंगे, और उसको विंट्रोप्स ट्यूब में डालने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3000 RPM पे, है ना, 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज होने के बाद क्या होगा, बफी कोट से, जो बफी कोट क्या होता है, प्लाज्मा और RBC के बीच में जो लेयर बनती है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, उसको बोलते हैं बफी कोट, जो कि WBC की लेयर रहती है। उस WBC की लेयर को, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, न्यूट्रोफिल का टेस्ट कर रहे हैं कि न्यूट्रोफिल में एली सेल फिनोमिनन बना है कि नहीं, तो उस बफी कोट से क्या करेंगे हम, स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर बनाने के बाद अब क्या करेंगे, आती है स्टेप लिशमन स्टेन। कौन सी स्टेनिंग करेंगे हम, लिशमन स्टेनिंग करेंगे। लिशमन स्टेनिंग क्या होती है, एक रोमानोव्स्की स्टेन बोलते हैं इसको, रोमानोव्स्की, ROMANOWSKY, रोमानोव्स्की स्टेन है ये। कि क्या है, इसमें एक बेसिक स्टेन भी होती है और एक एसिडिक स्टेन भी इसमें मौजूद होती है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, स्टेनिंग के बारे में, लिशमन स्टेन और राइट स्टेन के बारे में। ठीक है, तो मैं अभी स्टेनिंग की पूरी प्रोसीजर नहीं बताऊंगा आपको। स्टेनिंग में बस इतना करते हैं, लिशमन स्टेनिंग करते हैं इसकी। लिशमन स्टेनिंग से क्या होता है, सेल जो है
इसमें डिफरेंस दिखते हैं, एली सेल दिखता है कि एली सेल इसमें है कि नहीं है। तो कैसा करेंगे हम, जब इसकी लिशमैन स्टेनिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, हम माइक्रोस्कोपी में ऑयल इमर्शन लगाएंगे स्लाइड में, और माइक्रोस्कोपी में हम न्यूट्रोफिल्स देखेंगे। न्यूट्रोफिल्स हमको कम से कम देखना है 500 हेल्दी न्यूट्रोफिल्स देखना है। कितने देखना है न्यूट्रोफिल्स, कम से कम 400 to 500, कितने 400 to 500 क्या देखना है हमको, हेल्दी न्यूट्रोफिल। हेल्दी न्यूट्रोफिल देखना है कम से कम हमको 400 to 500, हमको सबसे पहले इसमें हेल्दी न्यूट्रोफिल देखना है। और अगर ये दिखने के बाद इसमें अगर हमको दिखते हैं कम से कम इतने सेल हमको न्यूट्रोफिल के देखना ही है, और इतने देखने के बाद अगर इस बीच में हमको कितने अगर एली सेल दिखते हैं, कम से कम 10 से 15 एली सेल दिखते हैं, तो ही हम क्या देंगे, टेस्ट को पॉजिटिव देंगे कि इसको एली सेल है ना, तो ही टेस्ट को क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। अगर हमने 400 से 500 न्यूट्रोफिल अगर हमने देखा है और उस न्यूट्रोफिल में कम से कम 10 से 15 एली सेल दिखे हैं, तो ही हम टेस्ट को क्या करेंगे, पॉजिटिव देंगे। और एक और, ये तो हमने देख लिए कौन सी मेथड, स्लाइड बनाने वाली मेथड। एक मेथड होती है जो हम सीरोलॉजी में करते हैं, यानी एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड करते हैं, एलाइजा के द्वारा करते हैं। तो जो सेल, कौन से सेल, जो आईजीजी, आईजीए और आईजीएम, आईजीजी, आईजीए और आईजीएम, कौन से सेल रहते हैं, इम्यूनो एंटीबॉडी रहती है, आईजीए, आईजीएम एंड आईजीजी। ये कौन से रहते हैं, एंटी न्यूक्लियर, क्या रहते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं इनको, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, जब ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जब प्रोड्यूस करने लग जाते हैं तो इनको बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, यानी न्यूक्लियस के खिलाफ एक्ट करने वाली एंटीबॉडी को बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं इसको, या तो एंटी न्यूक्लियर फैक्टर, क्या है ये, एंटी न्यूक्लियर फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको, या तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी बोला जाता है। तो अगर हम ना कि ये टेस्ट करके सिर्फ इसका ही अगर डिटेक्शन कर ले एंटी न्यूक्लियर फैक्टर का, तो भी क्या कर सकते हैं हम, इसमें इसके डिटेक्शन के द्वारा भी एलाइजा में लगा के एली सेल चेक कर सकते हैं कि पेशेंट में एली सेल है कि नहीं। तो ये था हमारा लेक्चर आज का, एली सेल फिनोमिनन। मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया इसका डेमोन्स्ट्रेशन, कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं एली सेल का। मैंने आपको स्लाइड मेथड बताया, और एलाइजा मेथड भी हम करते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। स्लाइड मेथड में हम ट्रॉमा क्रिएट करके, हम वातावरण वैसे क्रिएट करके एली सेल बनाते हैं कि वो जो ऑटोइम्यून सेल है वो रिएक्ट करके क्या करे, उसको फैगोसाइट कर ले, है ना, खा ले, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं, मतलब एलाइजा मेथड से क्या करते हैं, ये जो एंटीबॉडीज है, यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है, ये जो फैक्टर्स है, इनका ही क्या करेंगे, हम एलाइजा लगा के इसका डिटेक्शन करके हम इसको पता लगाएंगे, यानी डायग्नोस करेंगे कि इसमें एली सेल है कि नहीं। तो ये थी हमारी आज की क्लास एली सेल के बारे में, जिसको बोला जाता है SLE भी बोला जाता है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस के बारे में आज ही हमारी पूरी क्लास, मतलब आज का जो लेक्चर का पूरा ब्रीफ था।